मिर्गी कोई सुपर नेचुरल नहीं है, कोई भूत प्रेत जादू टोना किसी ने कुछ कर दिया उसके असर से नहीं होती। जिस वक्त पेशेंट को मिर्गी आ रही होती है, दौरा पड़ रहा होता है, तो आमतौर पे मोर देन 90% दौरे जो होते हैं ये 2 से 3 मिनट में स्वतः ही रुक जाते हैं। थायराइड की कमी होने की, थायराइड की बीमारी होना, अगेन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना, ये भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर होते हैं जिससे कि मेमोरी थोड़ी क्लाउड हो सकती है। जो आम देसी भाषा में लोगों को समझाने के लिए हम कहते हैं कि आपके दिमाग में कीड़ा की वजह से गांठ बन गई है और उस गांठ से दौरे आ रहे हैं। इसका भली भांति इलाज किया जा सकता है, हमारे समाज में बहुत कॉमन है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि अगर आपके दिमाग में कीड़ा है तो आप हमारे पास आइए, हम नाक के ज़रिए वो कीड़ा निकाल देंगे, और वो कुछ निकाल के दिखा भी देते हैं कीड़ा सा। तो ये बिल्कुल ही फ्रॉड है, बिल्कुल ही गलत है। ये कीड़ा ऐसा नहीं होता कि कोई कीड़ा रेंग रहा है और जिंदा है और घूम रहा है और आप उसको नाक के ज़रिए निकाल सकते हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हाथ कांपना, चलने में स्लोनेस हो जाना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना जिसे हम डिस्टोनिया की बीमारी, हाथ पैर का टेढ़ा होना, ये सारी बीमारियां जो हैं ये न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। पुअर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उम्र 60 साल से ज़्यादा होना, फैमिली हिस्ट्री ब्रेन स्ट्रोक की होना, दिल की हार्ट अटैक्स की कोई हिस्ट्री होना, दिल की बीमारी होना, दिल की धड़कन का नुक्स होना, ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं टुवर्ड्स ब्रेन स्ट्रोक। थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा करें और अपने रिलेशंस अच्छे रखें, फ्रेंड्स के साथ रहें ताकि आपको तनाव वगैरह से मुक्ति मिल सके। आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो न्यूरोलॉजी ही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट की बीमारी से आप काफ़ी हद तक 80% बचे रहेंगे। लोगों में माइग्रेन, सिर दर्द, चक्कर आना, इस प्रकार की बीमारियां आजकल देखी जाती हैं। इसी को लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। मेट्रो विशेष खास बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज हमारे साथ है मेट्रो हॉस्पिटल की डॉक्टर सुषमा शर्मा, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं मेट्रो हॉस्पिटल में। बात करेंगे। मैडम स्वागत है आपका मेट्रो विशेष खास चैनल। हमारा मेडिकल बुलेटिन है जो हम दिखाते हैं आपको। आप न्यूरो को देखते हैं मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर। न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर क्या क्या बीमारियां आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। लोगों में न्यूरोलॉजी के प्रति जागरूकता मैं उम्मीद करती हूँ इस इंटरव्यू के बाद बढ़ेगी। न्यूरोलॉजी आपने पूछा, न्यूरोलॉजी का मतलब है मस्तिष्क, दिमाग और नसों की बीमारियां, वो हमारे अंतर्गत आती हैं, हमारे विभाग में आती हैं। इसमें जो कॉमन बीमारियां जैसे सिरदर्द की बीमारी, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, सेकेंडरी हेडेक्स, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरों की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा, पैरालिसिस, पक्षाघात जिसे कहते हैं उसकी बीमारी, नसों की बीमारियां जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, जैसे हाथों पैरों में सुनपन होना, झंझनाहट होना, चलने में दिक्कत होना, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां, स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आना, ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस बीमारी होती है, ये बीमारियां। मूवमेंट डिसऑर्डर्स, आम भाषा में कहूँ तो जैसे कुछ लोग कंपन कई लोगों के हाथों में होने लगता है, हाथ कांपते हैं, जी हाथ कांपना, चलने में स्लोनेस हो जाना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना जिसे हम डिस्टोनिया की बीमारी, हाथ पैर का टेढ़ा होना, ये सारी बीमारियां जो हैं ये न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा ब्रेन में इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, ये भी हमारे ब्रेन हेमरेज जी बिल्कुल। ब्रेन स्ट्रोक 2 तरह की होती है, एक क्लॉटिंग वाली और एक हेमरेज वाली। एक में नस में खून का थक्का जम जाता है, उसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरे में नस फट जाती है जिससे ब्लड बाहर निकलता है, उसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। मांसपेशियों थक्का जमना और नस फटना दो अलग अलग तरह की ब्रेन स्ट्रोक, दोनों में लकवा होता है, लेकिन ये लकवे के अंतर्गत 2 अलग अलग तरह के लकवे होते हैं। उसके अलावा मांसपेशियों की बीमारियां जैसे मायोसाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सब भी हमारे अंडर आती है। अगर हम बात करें, जैसे आप डेली हम मेट्रो हॉस्पिटल में ओपीडी देखते हैं, तो ओपीडी में किस तरह के मरीज ज्यादा आते हैं, कौन सी बीमारी संबंधित मरीज ज्यादा आते हैं पेशेंट? जी बिल्कुल, जो मैंने आपको बीमारियां बताई इसमें से कुछ बहुत कॉमन है और कुछ रेयर हैं। कुछ रेयर हैं। जो कॉमन बीमारियां अगर करें तो ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज सरदर्द के, उसके बाद मिर्गी की बीमारियां और चक्कर से भी बहुत सारे मरीज ओपीडी में आते हैं। वहीं हम अगर आईपीडी की बात करें, जो इमरजेंसी न्यूरोलॉजी है, जो अचानक पेशेंट बीमार होकर आते हैं, उसमें एक तो जब मिर्गी बिगड़ती है वो पेशेंट भी एडमिट होते हैं, और ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन इन्फेक्शंस, ये पेशेंट आईपीडी में एडमिट ज्यादा होते हैं। ओपीडी में सरदर्द, मिर्गी और चक्कर, इनके मरीज ज्यादा आते हैं। अगर हम बात करें मिर्गी के दौरों की, तो मिर्गी के दौरों के चक्कर में लोग गाँव में ज्यादा होते दिखते हैं और बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, बिल्कुल सही, बजाय डॉक्टर के पास आने के। ट्रू, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना चाहूंगी कि मिर्गी कोई सुपर नेचुरल रोग नहीं है। मिर्गी यानी कि
दौरे की बीमारी जिसे हम कहते हैं, लोग जब epilepsy चप्पल सूंघाते हैं, जूते सूंघाते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं सुनाना हाँ। चाहिए। 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। एक तो मिर्गी कोई सुपर नेचुरल नहीं है, कोई भूत प्रेत जादू टोना किसी ने कुछ कर दिया उसके असर से नहीं होती। ये एक वेल अंडरस्टूड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बड़ी अच्छे से जान पहचान की गई, रिसर्च की हुई बीमारी है जिसका अच्छा इलाज कोई भी ब्रेन स्पेशलिस्ट यानी न्यूरोलॉजिस्ट कर सकते हैं। मिर्गी के पेशेंट को इधर उधर ना घुमा के न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और प्रॉपर इलाज करना चाहिए। आजकल इसकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दूसरा, जिस वक्त पेशेंट को मिर्गी आ रही होती है, दौरा पड़ रहा होता है, तो आमतौर पे मोर देन 90% दौरे जो होते हैं ये 2 से 3 मिनट में स्वतः ही रुक जाते हैं, खुद रुक जाते हैं। 2 से 3 मिनट का प्रोसेस सिस्टम रहता है सारा बिल्कुल, 2 से 3 मिनट में झटके लगते हैं। लेकिन उसके इसमें बाद आदमी डर जाता है, बीच में इसमें पैनिक हो आदमी जाता डर है। जाता है और इसमें पता नहीं कहाँ से भ्रांति आ गई कि चप्पल संभालना, उस 2 से 3 मिनट में आप पेशेंट को छू लो, कुछ कर, आपको लगेगा इसी से ठीक हुआ है। तो चप्पल बिल्कुल नहीं सुंघानी चाहिए, इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्टेड होती है, मिट्टी वगैरह लगी होती है और इससे कहीं कोई लाभ नहीं होता। इसी तरह से मरीज के मुंह में भी उस वक्त कुछ नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग मिर्गी का दौरा आते हुए मरीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि अंदर से झटके होते हैं। मतलब फ्री छोड़ दें उसको, फ्री छोड़ना चाहिए, बिल्कुल फ्री छोड़ना चाहिए। 2 से 3 मिनट दौरा आने दीजिए, जैसे ही दौरा रुक जाए उसके बाद मरीज को एक तरफ एक करवट में लिटा दीजिए ताकि मुंह में अगर कोई झाग या कोई खून वून हो तो वो बाहर निकल जाए और उसके बाद डॉक्टर की सलाह लीजिए। बात करें हाथ पैर सुन्न होने की, नसों में आजकल लेडीजों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, नसों में दर्द होता है, क्या कारण है इसके? इससे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी कि जो नर्व्स हमारी होती हैं उनका वीक होना। न्यूरोपैथी कई कारणों से होती है। सबसे कॉमन जो हमारे समाज में है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, शुगर की वजह से नसें खराब होती हैं, और डेफिशिएंसी रिलेटेड, जैसे कि विटामिन B12 हमारी डाइट में डेफिशिएंट होता है अक्सर, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी जो न्यूरोपैथी होती है ये काफी कॉमन है। इसके अलावा किडनी के बीमारी के पेशेंट्स को, लिवर की बीमारी के पेशेंट्स को भी नसों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कुछ और नसों की अपनी बीमारियां भी होती हैं जिसमें कि न्यूरोपैथी होती है। तो इसमें क्या बचाव के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए वैसे? अगर आपको शुगर है तो शुगर को अच्छे से कंट्रोल में रखना है, अनकंट्रोल नहीं होने देना है। किडनी की बीमारी है तो उसका इलाज टाइम टू टाइम कराना है। अपनी डाइट जो है वो अच्छी रखनी है, मल्टी कलर्ड डाइट लेनी है। हमेशा देखें कि आपकी थाली में अलग अलग रंग हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो विटामिन B12 के लिए वो फूड भी अच्छा है। अगर आप नहीं लेते हैं तो एटलीस्ट तरह तरह के रंगों की चीजें और दूध, दही, पनीर इनका सेवन करिए ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना हो। लोगों में आजकल मेमोरी कम हो रही है, याददाश्त कमजोर होती जा रही है, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, स्वभाव नेचर चेंज होता है, क्या कारण है? याददाश्त कमजोर होना 2 कारणों से हो सकता है। एक जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, जैसे बुढ़ापे में बोलते हैं कि याददाश्त कमजोरी है, पर लोग जवानी में जो यंग ब्लड में, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। 2 तरह, एक तो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, उसे हम डिमेंशिया कहते हैं। अक्सर ओल्ड पीपल में पाया जाता है। समय के साथ ब्रेन सिकुड़ना शुरू होता है। आमतौर पे ब्रेन के सिकुड़ने से मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए, आपकी शार्पनेस में थोड़ी कमी आ सकती है, नई मेमोरी एक्वायर करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई लोगों में डिमेंशिया की बीमारी के चलते ब्रेन के कुछ हिस्से ज्यादा सिकुड़ जाते हैं, बीमारी के लिहाज से सिकुड़ जाते हैं और उनको डिमेंशिया की बीमारी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यंग पर्सन्स में जो मेमोरी लॉस है, अक्सर, नॉट ऑलवेज बट अक्सर वो स्यूडो डिमेंशिया होता है। सूडो डिमेंशिया का मतलब है जो लगता है कि मेमोरी लॉस है बट एक्चुअल में पेशेंट किसी कारण से परेशान है, स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। टेंशन के कारण मेमोरी पे एक पर्दा सा पड़ जाता है। ऐसे में अगर हम टेंशन का इलाज करते हैं तो पेशेंट की मेमोरी अपने आप वापस आ जाती है। इसके अलावा थायराइड की कमी होने के, थायराइड की बीमारी होना, अगेन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना, ये भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर होते हैं जिससे कि मेमोरी थोड़ी क्लाउड हो सकती है। तो ये कम उम्र के लोगों में ज्यादा देखी जाती है या ज्यादा एजेड लोगों में? डिमेंशिया तो बड़ी उम्र के लोगों में ही देखा जाता है, जैसे कि 60 साल के ऊपर फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया शुरू होता है और 75 साल से 70-75 साल में अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो है वो शुरू होता है। लोग देसी भाषा में कह देते हैं कि बुढ़ापे का असर दिख रहा है लोगों में। ये कहना एक्चुअली गलत है क्योंकि सब बूढ़े लोगों को डिमेंशिया नहीं होता, कुछ को होता है। तो ये बीमारी है, सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगी। और यंग एज में जो होता है वो अक्सर या तो कोई बड़ी बीमारी से, जैसे कोई ट्यूमर हो गया या कोई स्ट्रोक हो गई, उससे भी मेमोरी लॉस हो सकती है, या फिर आमतौर पे टेंशन की वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, थायराइड की प्रॉब्लम, इन सब दिक्कतों की वजह से भी हो सकती है। यहाँ नींद पूरी ना लेना बड़ा कॉमन है। कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? देखिए पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन आमतौर पे 6 से 8 घंटे,
कुछ लोग हैं जो 6 घंटे की नींद में भी फ्रेश हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, तो आमतौर पे हम कहते हैं 6 to 8 डिपेंडिंग अपॉन जितनी नींद में आप फ्रेश होते हैं। 6 to 8 आवर्स मिनिमम नींद 24 घंटे में करनी ही चाहिए। लेकिन लोग स्ट्रेस ज्यादा रहते हैं इसलिए पूरी नींद ले नहीं पाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी है, तो इम्पोर्टेंट है कि अपने लिए कुछ समय निकाला जाए, अपना खाना समय पे खाया जाए, नींद प्रॉपर्ली ली जाए, तनाव कम रखा जाए छोटी मोटी चीजों पे, और अपने लिए रोज कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर निकाला जाए जो मी टाइम हो, जिसमें आप कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ पढ़ लें, अपनी मनपसंद कुछ एक्टिविटी करें जो पैसा कमाने से जुड़ी हुई ना हो, ताकि पैसे के पीछे ना भागें, शरीर पर ध्यान जरूर दें। बिल्कुल बिल्कुल, काम करना तो नहीं छोड़ सकते हैं, जी जी जी, लेकिन हर चीज लिमिट में और बेसिक चीजों को ना छोड़ें। जो आपने चीजें बताई जैसे मिर्गी का दौरा है या माइग्रेन है या दिमागी सुन्न, हाथ पैर के नसों का सुन्न होना है, इसमें खान पान कहाँ तक अपना प्रभाव दिखाता है? देखिए, अगर मिर्गी के दौरे का मैं ये कहूंगी कि मिर्गी के दौरे का अक्सर खान पान से कोई लेना देना नहीं होता। मिर्गी के दौरे के अपने कारण होते हैं, जैसे कुछ लोगों में बचपन से दिमाग की बनावट ठीक नहीं होती, कुछ लोगों में बाद में चोट लग जाती है, दिमाग में स्कार बन जाता है, कुछ लोगों को दिमाग के ट्यूमर हो सकते हैं, दिमाग में सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। हमारे समाज में 2 बड़े कॉमन कारण जो है मिर्गी के, जो बड़े होके पेशेंट्स को होते हैं, 2 बड़े, एक तो बचपन वाले हैं जो बचपन के दौरे, उसके अलग पेरेंटल भी होती है। हाँ, कुछ हद तक जेनेटिक भी हो सकती है, खासतौर से बच्चों में जब जेनेटिक हो सकती है, और उसके अलावा एडल्ट एज में सेकेंडरी एक्वायर्ड भी हो सकती है जो नॉन जेनेटिक होती है। उसमें जो सबसे कॉमन हमारे समाज में है वो है न्यूरो इन्फेक्शंस में भी 2 इन्फेक्शंस, खासतौर से ब्रेन का टीबी और ब्रेन में कीड़े का चला जाना, ये 2 चीजें हैं जो हमारे समाज में कॉमन है और इनका भली भांति इलाज किया जा सकता है। ब्रेन में कीड़ा, जो दिमाग में कीड़ा है, क्या होता है? दिमाग में कीड़ा, लोग जनरल बात करें इसमें दिमागी कीड़ा घूम रहा है, और दिमागी कीड़ा क्या होता है? एक तो देखिए, आप सही कह रहे हैं, एक तो जनरल बात करते हैं कि उसके दिमाग में कीड़ा है, जैसे किसी को किसी चीज की सनक है, वो तो एक मुहावरा है, वो बीमारी नहीं है। लेकिन जिसकी हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, वो एक्चुअल में एक फिजिकल रोग है, एक तरह का वर्म होता है, एक तरह का पैरासाइट होता है, जिसे सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। सिस्टिसर्कोसिस नाम का एक पैरासाइट होता है जो कई बार खान पान की चीजों में सफाई ना होने की वजह से खाने के थ्रू व्यक्ति के अंदर जाता है, फिर पेट के म्यूकोजा, पेट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वो किसी भी अंग में लॉज हो सकता है। जब कभी वो ब्रेन में लॉज हो जाए, ब्रेन में अपना जगह बना ले, ब्रेन तक पहुंच जाए, तो ब्रेन में पहुंचने पर वो उसकी वजह से दौरे आ सकते हैं। ब्रेन में जब सिस्टिसर्कोसिस जाता है तो इसे हम न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस एक्चुअली बीमारी का नाम है, जो आम देसी भाषा में लोगों को समझाने के लिए हम कहते हैं कि आपके दिमाग में कीड़ा की वजह से गांठ बन गई है और उस गांठ से दौरे आ रहे हैं। इसका भली भांति इलाज किया जा सकता है, हमारे समाज में बहुत कॉमन है और इसका भली भांति इलाज किया जा सकता है। इसमें हम कीड़े की दवाई भी देते हैं और इसमें हम मिर्गी की दवाई भी देते हैं। तकरीबन 2 साल, कई बार 3 साल तक इलाज चलता है और मरीज ठीक हो जाते हैं। एक चीज मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगी कि इस एरिया में, हरियाणा के इस एरिया में, एंड अराउंड एरिया, समहाउ कुछ लोग दिमाग के कीड़े की इस बीमारी की जो कॉमननेस है कि बहुत कॉमन है, उसका एक लाभ उठाते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि अगर आपके दिमाग में कीड़ा है तो आप हमारे पास आइए, हम नाक के जरिए वो कीड़ा निकाल देंगे, और वो कुछ निकाल के दिखा भी देते हैं कीड़ा सा। तो ये बिल्कुल ही फ्रॉड है, बिल्कुल ही गलत है। ये कीड़ा ऐसा नहीं होता कि कोई कीड़ा रेंग रहा है और जिंदा है और घूम रहा है और आप उसको नाक के जरिए निकाल सकते हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, कोई एनाटॉमिकल ऐसा पाथवे नहीं है, और ना ही ये इस चीज अंधविश्वास कहा जा सकता है। ये बिल्कुल एक ये अंधविश्वास भी नहीं सर, ये तो फ्रॉड है, क्योंकि वो एक्चुअल में दिखाते हैं कि देखो हमने निकाल दिया, जबकि वो उन्होंने अपने हाथ में, कहते हैं पेट से कीड़े निकालते हैं, पेट से कीड़ा अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये जो दिमाग में होती है, दिमाग में पहुंचते हैं, कीड़े के ऊपर बात कर रहा हूं, कीड़े की बहुत लोग, वो दिमाग, जो पेट के कीड़े हैं उनको आप दवाई के जरिए, वो अलग चीज है। लेकिन दिमाग का कीड़ा तो ऑलरेडी डेड होता है और उसकी गांठ बनी होती है और उससे दौरे आते हैं। तो इसको, ये इस तरह के अंधविश्वास या इस तरह की फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसें, आप न्यूरोलॉजिस्ट से अपना इलाज कराएं। कई बार तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में पेशेंट 6 महीना दवाई से ही ठीक हो जाता है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा, मतलब लाइलाज नहीं है, इलाज है इसका, बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है, दिमाग के कीड़े का इलाज, बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है।
तो ये जो कीड़ा है ज्यादातर कौन सी सब्जियों से आता है? बताते हैं कि जैसे बंद गोभी होती है, बंद गोभी में ज्यादा कीड़ा किस होता है। कोई भी लोग सब्जी जो कि अच्छी तरह से कच्ची धोई बंद नहीं। गोभी आदमी खाने से परहेज करता है, जो मैं देखता हूँ Yes, अक्सर yes. सलाद के अंदर। अक्सर इस कीड़े को लोग बंद गोभी का कीड़ा भी कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ बंद गोभी से आए या बंद गोभी को रोक देने से वो नहीं आएगा, ये भी जरूरी नहीं है। कोई भी अनवॉश्ड और पुअरली कुक्ड वेजिटेबल से आ सकता है। तो ये ऐसा कोई बंद गोभी को छोड़ने से आप इस बीमारी से बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी हमेशा वेजिटेबल से बेसिक हाइजीन का ध्यान रखिए सर। हाथ धो के खाना खाना है, सलाद अच्छे से धुला होना चाहिए, धो के ही काटना है, इस चीज का ध्यान। बस सब्जियों को यूज करें, उसको धो धा के यूज करें। यस, बेसिक हाइजीन, साबुन पानी का इस्तेमाल करें हाथ धोने के लिए। तो मैडम आखिर में आते हैं ब्रेन स्ट्रोक, और जो आपने बताया था कि ब्रेन में एक स्ट्रोक आ जाता है, क्लॉट आ जाता है, और एक ब्रेन की नस फटना। जी। तो इसका क्या कारण है, इसके ब्रेन में स्ट्रोक आने के और ब्रेन की नस फटने के? कई रिस्क फैक्टर्स हैं जो पेशेंट को प्रोन करते हैं, पेशेंट को प्रीडिस्पोज करते हैं टुवर्ड्स ब्रेन स्ट्रोक। इसमें हाई रिस्क फैक्टर्स का मल्टीपल थिंग्स बहुत ज्यादा देखा जाता है लोगों में आजकल। ये आप ऐसे समझिए, अगर हम ऐसे कहेंगे कि अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्या कारण है, कई कारण हो सकते हैं। ड्राइवर ठीक नहीं था, सड़क ठीक नहीं थी, मौसम ठीक नहीं था, गाड़ी का इंजन फेल हो गया, सामने का ड्राइवर खराब था, सो मेनी। इसी तरह से ब्रेन स्ट्रोक के भी मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं। हाई ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल्स बॉडी में ज्यादा होना, गर्दन को जो दिल को दिमाग से गर्दन के थ्रू जो नसें जोड़ती हैं, उन नसों में कोलेस्ट्रॉल के थक्के जमा होना और ज्यादा सिकुड़न हो जाना उन नसों की, मोटापा होना, पुअर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उम्र 60 साल से ज्यादा होना, फैमिली हिस्ट्री ब्रेन स्ट्रोक की होना, दिल की हार्ट अटैक्स की कोई हिस्ट्री होना, दिल की बीमारी होना, दिल की धड़कन का नुक्स होना, ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं टुवर्ड्स ब्रेन स्ट्रोक। जब भी कोई ब्रेन स्ट्रोक का मरीज एडमिट होता है तो न सिर्फ जो अभी हुआ है उसका इलाज किया जाता है, बल्कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स की इवैल्यूएशन की जाती है ताकि पेशेंट को फ्यूचर स्ट्रोक से भी बचाया जा सके, और प्रिवेंटिव मेडिसिन भी साथ के साथ स्टार्ट की जाती है। थैंक यू मैम। तो अंत में आप एज ए न्यूरोलॉजिस्ट क्या लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने को बचा के रखें? तो डॉक्टरों से थोड़ा सा लो, हालांकि चलो तो आपके पेशेंट आएंगे, डॉक्टर नहीं पेशेंट नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? लोगों से क्या अपील करेंगे कि बीमारियां कम से कम हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा नहीं, हम यही चाहते हैं कि सोसाइटी हेल्दी रहे। जी। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 छोटे छोटे मैसेज पहले देना चाहूंगी। एक तो आप याद रखें, एक छोटा सा वर्ड है बी फास्ट, BEFAST। ब्रेन स्ट्रोक में खास तौर से थक्के वाला जो लकवा होता है जिसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, उसके इलाज में बहुत क्रांति आई है। पहले ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट जो हैं वो कई सालों तक हैंडीकैप रहते थे, लेकिन अब कुछ क्रांति पिछले दशकों में आई है जिसमें अगर पेशेंट पहले शुरू के 4.5 से 6 घंटों के अंदर अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो हम कुछ खास इलाज कर सकते हैं जिससे मरीज के स्ट्रोक को बहुत धीमा किया जा सकता है, बहुत हल्का किया जा सकता है, और कई बार फुली रिवर्स भी किया जा सकता है, ताकि मरीज जिसको सालों साल बेड पे रहना था वो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि सोसाइटी में लोग पहचान सकें कि ये स्ट्रोक है और इसका अस्पताल लेके जाना है। उसके लिए आपको याद रखना है एक वर्ड, बी फास्ट, BEFAST। बी फॉर बैलेंस, E फॉर आईज, F फॉर फेस यानी चेहरा, A फॉर आर्म यानी बाजू, S फॉर स्पीच यानी जुबान, और T फॉर टाइम। तो अगर आपके सामने अचानक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक हमेशा अचानक होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी कुछ हो जाए, स्ट्रोक इज ऑलवेज सडन, रिमेंबर। अगर आपके सामने अचानक किसी का बैलेंस बिगड़े, B फॉर बैलेंस, अचानक किसी को आंख से धुंधला दिखने लगे या डबल दिखने लगे, E फॉर आईज, अचानक फेस टेढ़ा होने लगे, F फॉर फेस, A फॉर आर्म, अचानक एक बाजू या एक टांग लटक जाए, अधरंग हो जाए, S फॉर स्पीच, अचानक जुबान तुतला जाए। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके सामने किसी को अचानक हो तो समझें कि ये ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और T फॉर टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वक्त बर्बाद किए बगैर पेशेंट को तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जो सबसे पास है आपके, वहां लेके जाएं। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है? ये जो मैंने आपको अत्याधुनिक तकनीकों की बात की, अत्याधुनिक दवाइयों की और प्रोसीजर्स की,
ये हर हॉस्पिटल में नहीं हो जी सकते। जी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल वो होता है जिसमें मिनिमम न्यूरोलॉजिस्ट हो, सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो, आईसीयू हो और आईवी, स्ट्रोक, थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, ये जो है ये तकनीक्स होती हैं, ये इनकी फैसिलिटी अवेलेबल हो। हमारा हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद इज अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। जो भी नजदीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है वहां पे तुरंत मरीज को बिना टाइम वेस्ट किए पहुंचाएं ताकि उनको सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिल सके और उनका रोग लंबा खिंचने के बजाय बहुत जल्दी ठीक हो सके। दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि चक्कर की बीमारी बड़ी कॉमन है। अक्सर लोगों को इस तरह के चक्कर आते हैं कि जब वो अचानक करवट बदलें या अचानक उठ के बैठें तो कुछ देर के लिए सब कुछ घूम जाता है। ये बड़े कॉमनली पाए जाने वाले चक्कर हैं और अनफॉर्चुनेटली समाज में इनकी ट्रीटमेंट की अवेयरनेस नहीं है। इनको कुछ स्पेशल मैन्यूवर से ठीक किया जा सकता है लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट हैंड्स की जरूरत है। मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में चक्कर और संतुलन विभाग जो है वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर है। हमारे पास अत्याधुनिक इसके लिए जो तकनीक है वो भी अवेलेबल है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है और अक्सर हम ओपीडी में ही पेशेंट को ठीक करके भेज देते हैं। तो बजाय इसके कि आप अगर आपको चक्कर आते हैं तो आई विल एनकरेज यू टू मीट अ न्यूरोटोलॉजिस्ट, वेस्टिबुलर न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट, जो कि हमारे हॉस्पिटल में हमारे विभाग में ये काम होता है। ये दो चीजें बोलना चाहूंगी और बाकी आपकी बात है कि भाई लोग हमारे पास ना आए उसके लिए क्या करें। जस्ट गो बैक टू बेसिक्स। खाना समय पे खाएं, नींद पूरी करें, खाना प्रॉपर खाएं, विविध रंगों की डाइट लें, अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें, समय पे रेस्ट लें, रोज एक्सरसाइज करें। खाने में आप जो हाईली जैसे कि जो रेड मीट होता है जैसे मटन वगैरह उसका सेवन ना करें या बहुत कम करें। पोल्ट्री, एग वगैरह कुछ मात्रा में लिए जा सकते हैं लेकिन मेन डाइट जो है वो सीरियल्स, ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनकी होनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स का जैसे दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल भी आप सीमित मात्रा में बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा करें और अपने रिलेशंस अच्छे रखें, फ्रेंड्स के साथ रहें ताकि आपको तनाव वगैरह से मुक्ति मिल सके। आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो न्यूरोलॉजी ही नहीं किसी भी डिपार्टमेंट की बीमारी से आप काफी हद तक 80% बचे रहेंगे। थैंक यू मैम। तो ये देखा ये थी हमारे साथ मेट्रो हॉस्पिटल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुषमा शर्मा जिन्होंने बताया कि न्यूरोसर्जन के अंदर कौन कौन से बीमारियां आती हैं, कौन कौन से बीमारियों का उपचार करते हैं, किस प्रकार के जो मरीज हैं यहाँ पर ज़्यादा आते हैं और सभी के सिम्टम्स क्या हैं, उनके उपचार हैं और बी फास्ट जो उन्होंने बताया था उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में जो जानकारी है, जो बीमारियां हैं सारी उनसे अवगत किया जा सके। धन्यवाद।